जय हिंद एवरीवन। इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ पढ़े, मौर्य काल के बारे में पढ़े और मौर्य काल को हम लोग कंटिन्यू करके अशोक तक पहुंच गए। फिर अब देखते हैं, अशोक खत्म हो गया, अशोक का डेथ हो गया, अगला शासक बना बृहद्रथ, अंतिम शासक हुआ। उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था क्या होता है भाई? तो आर्थिक व्यवस्था मतलब होता है कि किसी देश या क्षेत्र की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग का संचालन, जो पूरा संचालन होता है, जो पूरा संचार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक व्यवस्था। यानी उस अच्छा, इसका हम एक अपने लैंग्वेज में बताएं तो पैसा का मतलब इधर उधर लेन देन, सब चीज देखभाल करना क्या कहलाता है? आर्थिक व्यवस्था कहलाता है। तो मौर्य काल में किस तरह का आर्थिक व्यवस्था था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखेंगे कि मौर्य काल का आर्थिक व्यवस्था। आज हम लोग मौर्य काल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग मगध राज पढ़ रहे थे। मगध राज में बताए थे कि 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, इतना पढ़ें। उसके बाद सुंग वंश पढ़ेंगे, फिर कण्व वंश पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे सातवाहन वंश। तो आज हम लोग मौर्य को कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग और खाली सुनिएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था भाई? तो कृषि था। इस समय यानी किस समय? तो इस समय यानी मौर्य काल के समय। इस समय यानी मौर्य काल के समय। चलो ठीक है सर, इस समय यानी मौर्य काल के समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया सर, आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो गया सर? तो पशुपालन हो गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या हो गया भाई? तो कारखाना। कौन कौन सा था भाई? तो पशुपालन था, कृषि था और कारखाना था इस समय का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था आपका तक्षशिला। तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला किसकी राजधानी थी भाई? तो सर आप पढ़ाए थे कि गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, जबकि कम्बोज की राजधानी हुआ करती थी हटक। चलो, तो किसकी राजधानी थी? तो गंधार की राजधानी थी। और ये तक्षशिला पड़ेगा कहाँ पे? तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ेगा। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो सरकार का भूमि रहता था उसको सीता भूमि कहा जाता था। किस काल में? तो मौर्य काल में। आगे देखते हैं, निजी भूमि जो रहता था, जो पर्सनल जमीन रहता था, उसको हम लोग भाग कहते थे। क्या कहते थे भाई? तो निजी भूमि को भाग कहा जाता था। अच्छा, बिना वर्षा के अच्छी खेती को, बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी तो उसको कहा जाता था आदेव मातृक। क्या कहा जाता है भाई? आदेव मातृक। इस समय भूमि का उत्पादन का 1/6 यानी 6 डिसमिल में अगर यदि हम खेती कर रहे हैं तो 1 डिसमिल में क्या लिया जाएगा? कर लिया जाएगा। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य चाणक्य के अनुसार। और 1/4 मेगास्थनीज ने लिखा है कि जब मौर्य काल चल रहा था तो मौर्य काल में जो कर लिया जाता था, कर लिया जाता था, मेगास्थनीज ने लिखा है कि भूमि का 1/4 लिया जाता था, यानी 4 डिसमिल अगर जमीन है 1 डिसमिल में कर लिया जाएगा। और वहीं कौटिल्य जी लिखे हैं कि 6 डिसमिल जमीन है तो 1 डिसमिल में लिया जाएगा। 1/6 और 1/4 के कैटेगरी में लिखा गया है। बिक्री का मूल्य 10वां भाग होता था। बिक्री का जो करने का मूल्य होता था, कौन भाग होता था भाई? तो 10वां भाग होता था। भूमि माप वाले को रज्जु कहा जाता था, यानी जो भूमि का नाप जो कर रहा था उस समय उसको क्या कहा जाता था? तो रज्जु कहा जाता था। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था, जबकि वैदिक काल में पढ़ा चुके हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी। और यहाँ पे मौर्य काल में कौन सी बलि चल रही है भाई? तो कर का नाम है बलि। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। चारागाह कर को विविध कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? तो विविध कहा जाता था। धार्मिक कर हुआ करता था आपका, सॉरी, चारागाह कर हुआ करता था विविध। आगे देखते हैं, अकाल के समय कोई भी कर नहीं लिया जाता था। ये बहुत ही अच्छी चीज हुआ मौर्य काल में कि अकाल के समय कोई भी कर नहीं लिया गया। चलो आगे देखते हैं इसकी मुद्राएं, यानी इस समय जो पैसा चल रहा था ना, अभी मोदी जी बहुत सारे पैसा चला रहे हैं, उसी तरह मौर्य काल में भी बहुत सारे मुद्राएं चलाया गया, पैसा चलाया गया। क्या क्या? पैसा थी। तो मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा थी फन। कौन सी थी वह? तो मौर्यकाल में राजकीय मुद्रा कौन सी हुआ करती थी? पन हुआ करती थी, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। पन किसका होता था? तो पन आपका चांदी का हुआ करता था।
यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रुद्र दशक कहा जाता था, यानी मुद्रा का जो विशेष तरीके से परीक्षण करता था, जो प्रचलित करता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको रुद्र दशक कहा जाता था। इस समय चांदी की मुद्रा को करशापन, क्या कहा जाता भाई, करशापन कहा जाता था इस समय, तो मौर्य काल में। इस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण या फिर निष्क कहा जाता था, सोने के सिक्के को स्वर्ण, निष्क या फिर चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो कर्णापन कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को इसी तरह इस समय मासक या फिर कांकनी कहा जाता था, तांबे के सिक्के को मासक या फिर कांकनी, सोने के सिक्के को स्वर्ण या फिर निष्क, और चांदी के सिक्के को कर्णपन, सॉरी कांसपन। देखो चांदी, चांदी यानी कांसा होता है ना, चांदी यानी कांसा होता है ना, चांदी यानी कांसा शायद होता है, तो कांसपर्ण कहा जाता था। उसी तरह सोने को स्वर्ण और निष्क, और इसी तरह आपका तांबे को कहा जाता था आपका मासक या फिर काकली। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं मौर्य काल का संगठन के बारे में। किसका संगठन भाई, तो मौर्य काल में बहुत सारे संगठन हुआ करते थे। उसमें पहला आया श्रेणी, दूसरा आया निगम, तीसरा आया सातवाह। सातवाह तो श्रेणी था आपका शिल्पकारों का, किसका था, शिल्पकारों का था। वहीं निगम था व्यापारियों का, और वही सातवाहन था आपका कारवा का। कारवा यानी काफिला का, यानी इसमें सभी लोग जुड़ते थे, इसमें सभी लोग जुड़ते थे। इसमें तो सार्थवाह, सार्थवाह सभी का साथ, सबका विकास। उसके बाद मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था, तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था कैसी थी भाई, तो बहुत ही विशाल हुआ करती थी। इस समय अस्थायी तथा अस्थायी, अस्थायी तथा अस्थायी क्या होता था, तो दो प्रकार का सैनिक रहा करता था। किस काल में, तो मौर्य काल में। मौर्य काल में सैनिक व्यवस्था कैसी थी, तो मौर्य काल में सैनिक व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय अस्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार का सैनिक रहा करता था। रुद्र क्षेत्र में, रुद्र क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। रुद्र यानी जहाँ पे लड़ाई झगड़ा एकदम एक्टिव रहता था, उस समय जो नेतृत्व करने वाला रहता था वो अधिकारी को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, नायक कहा जाता था। मौर्य काल की सेना की संख्या 3 गुनी थी। मौर्य काल की सेना की संख्या कितनी थी, तो 3 गुनी थी। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांट दिया। कौटिल्य जी लिखते हैं कि मौर्य काल की सेना किस प्रकार थी, तो मौर्य काल की सेना जो है बहुत ही विशाल थी। इसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला को पुश्तैनी कहा, दूसरा को भाटक सेना कहा, और तीसरा को नगर पालिका सेना कहा। जास्टिन कहा करते हैं, जास्टिन कहते हैं, जास्टिन ने कहा कि मौर्य काल की सेना डाकुओं की एक गिरोह थी, यानी डाकुओं का जैसा था। कौन कह रहे हैं, जस्टिन जी कह रहे हैं। वहीं मेगास्थनीज कहते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार सेना का रख रखाव 6 समितियां करती थी। 6 समिति था जिन्होंने सेना का रख रखाव का जिम्मेदारी उठाया था। प्रत्येक में 5 सदस्य थे, यानी 6 समिति है हो गया, 6 समिति हो गया, और हर समिति में 5 क्या होता था, सदस्य होता था, सदस्य होता था। यानी अगर बात करें तो टोटल कितना, 30 को लोग मिलकर सेना का रख रखाव करते थे, उसके द्वारा किया जाता था। चलो आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासन यानी IPS IS कौन कौन से थे यहाँ पर। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक एक केंद्रीकृत शासन था। किसका था, तो केंद्रीकृत शासन था। जिस तरह अभी है IPS IS जो है प्रशासन किसके अंतर्गत में आता है, तो केंद्र के अंतर्गत में आता है। उसी तरह मौर्य काल में भी केंद्रीकृत शासन हुआ करता था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होते थे, राजा को सलाह देते थे, मंत्री परिषद होते हैं। अभी भी सेम राजा कौन हुए, तो राजा हमारे मोदी जी हुए। कौन हुए भाई, मोदी जी हुए। और मोदी जी को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद अभी भी है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद की ही मंत्री परिषद की ही सहायता से राजा क्या करते हैं, यानी मोदी जी क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या फिर महामात्र कहा जाता था। उस जो ऊंचे लेवल के अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था, तो तीर्थ कहा जाता था या फिर महामात्र कहा जाता था। इसकी संख्या टोटल 18 को देखने को मिली। जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी अभी हम लोग का जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB।
इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी एक खुफिया एजेंसी है। तो इन लोग के लिए चर शब्द का प्रयोग हुआ था पहले, यानी मौर्य काल में। उसके बाद अर्थव्यवस्था में उल्लेखित तीर्थ यानी वही बड़े अधिकारी, तो शीर्षार्थ अधिकारी, वही बड़े अधिकारी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बड़े अधिकारी लिख दो या फिर शीर्षार्थ अधिकारी। तो अधिकारी हो गया, यहाँ पे इधर दिया है और इधर में दिया है आपका उसका कार्य, अधिकारी का नाम। यहाँ देखो अधिकारी इधर है, अधिकारी आपका, और इधर क्या है भाई उसका कार्य या फिर पद नाम। तो अमात्य प्रधानमंत्री हुआ करता था, पुरोहित कौन हुआ करता था भाई, तो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करता था। उसी तरह सेनापति कौन हुआ करता था, तो सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज कौन हुआ करता था भाई, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र जो था उसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है आपका युवराज। फिर द्वारिक के लिए राज दरबार या फिर राजकीय द्वार रक्षक। और लास्ट में है आपका अंतवार्दिक कौन हुआ करता था, तो अंतपुर का अध्यक्ष हुआ करता था। आगे देखते हैं। इसी तरह क्या है भाई, तो और सैन्य अधिकारी है, जिससे हो गया समहार्था, एग्जाम में पूछा गया है। आय का संघहार्ता आय विभाग को देखता था। सन्निधाता राजकीय कोष विभाग को देखता था। उसके बाद प्रशासता ये कारगर का अध्यक्ष होता था। उसके बाद पदेपष्ट ये कमिश्नर होता था। पोरा का नगर का कोतवाल हुआ करता था। व्यावहारिक ये प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। नायक के लिए प्रयोग हुआ है आपका नगर रक्षा का अध्यक्ष। उसी तरह कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष था। दंडपाल सैन्य का सामग्री एकत्रित करने वाला। उसी तरह दुर्गपाल की बात करें तो राजकीय दुर्ग रक्षक, और अंतपाल की बात करें तो सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति पहले इसके चरित्र को जांच या परखा जाता था, यानी कोई भी मंत्री या फिर पुरोहित की नियुक्ति करना होता था तो उसकी चरित्र की जांच परखा जाता था। उसे ही उपद परीक्षण कहा जाता था। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, तो उपद परीक्षण कहा जाता था। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी भाई, तो ग्राम थी। ग्रामों के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे, यानी गांवों के मुखिया जो थे उसको ग्रामिक कहलाते थे, यानी ग्रामिक कहते थे। फिर प्रशासनिक अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता था, यानी प्रशासनिक अधिकारी जो था उसको क्या कहा जाता था भाई, अध्यक्ष कहा जाता था। और अध्यक्ष की टोटल संख्या 26 थी। प्रमुख अध्यक्ष और उनके विभाग। कर्म दिया है 1 2 और अध्यक्ष दिया है इधर और विभाग दिया है। जैसे सीताध्यक्ष एक कृषि विभाग का था, सीता अध्यक्ष किसका था, कृषि विभाग का था, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद काराध्यक्ष ये खनन विभाग का था। फिर लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का था। फिर रक्षिण अध्यक्ष ये पुलिस विभाग का था। अच्छा ही दिया है। राक्षस कौन होता है पुलिस। इस तरफ बात ट्रिक लगा सकते हैं। सीता, तो सीता किसके लिए है, तो सीता भूमि को कहा जाता है ना, तो कृषि में भूमि क्या होगा, कृषि होगा। तो सीता के लिए कृषि विभाग, काराध्यक्ष के लिए खनन, समझे। और उसके बाद लक्ष्मी से यानी लक्षणा अध्यक्ष, इससे मुद्रा विभाग। उसके बाद धर्मस्थली तो दीवानी न्यायालय यानी धन विभाग। और उसी तरह आपका कंटक शोध तो ये था फौजदारी न्यायालय, ये अपराध के लिए था। और देखो दीवानी मामला जो होता है धन दौलत के लिए होता है, और जो फौजदारी मामला होता है वो अपराध के लिए होता है। आगे इस तरह बहुत सारा है इस तरह बहुत सारा है आपका अध्यक्ष और उनके विभाग। इसको हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे नोट करवा देंगे या फिर एक वीडियो बना के छोटा मोटा अपलोड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज बताते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। कौन चलाता था भाई, तो मेगास्थनीज जी बता रहे हैं कि नगर का प्रशासन जो चलाते थे, कौन चलाते थे, तो 30 को सदस्य था और उसका एक मंडल चलाता था। यह मंडल 6 समिति में विभक्त होता था, 6 समिति में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसको पहले भी बता चुके हैं। 5 सदस्य होते थे, 6 समितियां होती थी, यानी टोटल प्रशासन का सदस्य कितना, 30 गो हुआ करता था। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था।
तो मौर्य काल में सम्राट, सर्वोच्च न्यायालय या फिर अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। सम्राट जो राजा हुआ करता था उस समय का, यानी मान के चलो कि मौर्य काल के राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, तो इस समय जो सर्वोच्च न्यायालय होंगे तो वो कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। अंतिम न्यायालय कौन होंगे? तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? चंद्रगुप्त मौर्य लेगा। न्यायाधीश कौन होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। तो वही चीज लिखा है कि मौर्य काल में सम्राट, सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। ग्राम सभा का सबसे छोटा न्यायालय था, जहां बृहद जन अपने निर्णय लेते थे। जहां बड़े बुजुर्ग क्या करते थे? तो अपने निर्णय लिया करते थे। चलो आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। अभी भी सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित, कौन सी बड़ी बात है भाई। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी धर्माधिकारी कहा जाता था। मुख्य न्यायाधीश जो था उसको धर्माधिकारी का संज्ञा दिया गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र किसका है भाई? तो चाणक्य का है। तो अर्थशास्त्र यानी चाणक्य के अनुसार राज्य में दो प्रकार का न्यायालय होता था। राज्य में कितने प्रकार का न्यायालय होता था? तो दो प्रकार का न्यायालय होता था। धर्म अस्थायी यानी दीवानी न्यायालय, और इसके द्वारा दीवानी तथा विवाह संबंधी यानी विवादों का निपटारा कराया जाता था। अभी भी है हम लोग का दीवानी मामला जाता है कोर्ट में। दीवानी मामला क्या होता है? तो मारपीट का नहीं होता है भाई, ये आपका शादी विवाह या फिर धन दौलत का मामला होता है दीवानी मामला। चलो तो वही लिखा है, दीवानी तथा विवाह संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता था। इसको कहा जाता था धर्म अस्थायी, धर्म अस्थायी। उसके बाद एक होता था कंटक शोधक, इसमें जाता था आपका फौजदारी मामला। इसके द्वारा फौजदारी यानी मारपीट जैसे समस्याओं का निपटारा किया जाता था। तो मौर्य काल में दो प्रकार का हम लोग क्या देखें? न्याय व्यवस्था देखें। पहला को कहा गया है धर्म अस्थायी और दूसरा का कहा गया है कंटक शोधक। कंटक शोधक जो फौजदारी मामला को देखता था, उसी तरह धर्म अस्थायी जो है दीवानी मामला को देखता था। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को रज्जुक कहा जाता था। जनपद के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था भाई? तो रज्जुक कहा जाता था। अब देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था, यानी अभी की बात करें तो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर और क्या बोल सकते हैं भाई, खुफिया एजेंसी। और कौन कौन है? इन्फोर्समेंट नहीं है, अरे भूल रहे हैं, बता देंगे। चलो अभी माइंड में आ नहीं रहा है, थोड़ा सा कुछ काम। चलो देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित महात्म्यशार को गुप्त अध्यक्ष कहा जाता था। और शास्त्र में गुप्तचरों का गुप्त पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्व महामंत्र कहा जाता था। अब देखो संचार क्या था भाई? तो इसमें व्यक्ति जो है जगह जगह जाकर गुप्तचारिता करता था संचार में। वही संस्था क्या था भाई? तो यह एक जगह संगठित होकर गुप्तचारिता करता था। यानी संचार, यानी अभी जो हम लोग रेडियो चैनल में प्रसार करते हैं वो क्या है? एक प्रकार का संचार है। और संस्था क्या है भाई? जो कोई जेएमएम का सरकार बना रहा है, कोई बीजेपी के सरकार बना रहा है, ये क्या था भाई? संगठन। संगठन में एक जगह संगठित होकर गुप्तचारिता यानी अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे, और संचार में दूसरे जगह जा जाकर अपनी बात को पहुंचाना है। चलो, गुप्तचरों के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे हम लोग और शास्त्र में आरक्षक कहा गया है। और शास्त्र क्या कहता है भाई? आरक्षक कहता है। चलो आगे देखते हैं मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्यकालीन वास्तुकला, यहाँ पे कुछ बना होगा, कुछ वस्तु की कला हुई होगी, वस्तु की कला। तो मौर्यकालीन वास्तुकला, मौर्यकाल में लड़की, अच्छा इसको इधर कर देंगे तो लड़की हो जाएगी, और इसको यहाँ पे रहने देंगे तो लकड़ी हो गया। तो लकड़ी है ये वाला, लड़की नहीं, लड़की ये वाला इधर करने से लड़की होगी। चलो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताएं। तो मौर्य काल में लड़की नहीं, लकड़ी। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, लकड़ी के भवन हुआ करते थे। अभी सीमेंट ढलाई का होता है ना, तो पहले मौर्य काल में कैसा हुआ करता था? तो लकड़ी का हुआ करता था, जो वर्तमान पटना के कुम्हार से मिले हैं। कहाँ मिला है भाई? वर्तमान पटना में मिला है कुम्हार से, पटना के कुम्हार से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के
कुशल कारीगर होते थे, पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मगध या फिर मध्य प्रदेश, अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने कहाँ पे स्तूप बनाया जो सबसे बड़ा स्तूप है भाई? तो मध्य प्रदेश में बनाया है। अशोक ने उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया, जिसे या फिर जिस पर 4 पत्थरों के शेरों का एक ही पत्थर पर उकेरा गया है, यानी एक पत्थर पर 4 गो शेर का मुख उकेरा गया है। ये जो है हिंसा का, अहिंसा का सूचक है तथा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है अशोक स्तंभ। मौर्यकालीन कला में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना की दीदारगंज से मिला है। कहाँ से मिला है भाई? पटना के दीदारगंज से मिला है। और क्या है? तो यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति। तो क्वेश्चन आएगा कि यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति पटना की कहाँ से मिला है? तो दीदारगंज से मिला है। कौन काल की है? तो मौर्य काल की है। किससे बनी है? तो पत्थर की बनी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति क्या है भाई? तो यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति है। चलो अगला देखते हैं। अशोक के अभिलेख विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से मिले हैं। अशोक के अभिलेख जो है बहुत सारे क्षेत्र से मिले हैं, परंतु पाटलिपुत्र से नहीं मिला है। किंतु कहाँ से नहीं मिला है भाई? तो पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख देखने को नहीं मिला है। उसके बाद देखते हैं स्तूप की संरचना। तो स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना जिसे अंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती थी जिसे हम लोग हार्मिक कहते थे। छज्जा हुआ करता था इस तरह का, और इसके ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती थी जिसको हम लोग हार्मिक कहते थे। और हार्मिक के ऊपर, हार्मिक से एक मस्तूल निकलता था जिसे हम लोग ईस्ट कहते हैं, और ईस्ट पर बनी या फिर ईस्ट पर तनी छत्रियां लगी होती थी। उपयुक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए पद, छनापद होता था। इसी संपूर्ण संरचना के चारों तरफ एक वादिका होती थी जहां तोरण द्वार यानी प्रवेश द्वार बनाया जाता था। चलो अगला देखते हैं। स्तूप के विभिन्न अंग का अर्थ। तोरण द्वार, अभी हम लोग पढ़े तोरण द्वार के बारे में। तो तोरण द्वार क्या होता था भाई? तो स्तूप के चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते थे जो चारों ओर दिशाओं में बुद्ध के संदेशों में फैलने का प्रतीक है। उसके बाद वेदिका क्या होता था? तो वेदिका स्तूपों के चारों तरफ घेरा बनाया जाता था। स्तूपों के चारों ओर क्या बनाया जाता था? तो घेरा बनाया जाता था जिसे हम लोग वेदिका या फिर रेलिंग या कहते थे, जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों यानी पाटिकाओं का बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक था। यह किसका प्रतीक था? तो पवित्र भूमि का प्रतीक था, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सामान्य दुनिया से क्या करती थी? ना अलग करती थी। चलो अगला देखते हैं। अंड। अंड क्या था भाई? तो शक्ति का प्रतीक था। हार्मिक, हार्मिक क्या था भाई? तो देवताओं का घर अथवा पवित्रता का प्रतीक। छत्र की बात करें तो बुद्ध के विचार या फिर भिक्षाओं का प्रतीक था, जैसे श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता। अब देखते हैं सामाजिक जीवन, यानी उस समय के लोग किस तरह के जीवन व्यतीत करते थे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, किंतु यह दूसरे धर्मों को कभी भी अनादर नहीं किया। अनादर नहीं किया यानी दूसरे धर्मों का आदर करता था। कौन? तो अशोक। अशोक पहले हिंदू धर्म में था, फिर वो किस धर्म में चेंज हो गया? तो बौद्ध धर्म में चेंज हो गया। लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के लोगों को या फिर अन्य धर्म के लोगों को सताया नहीं। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा क्या है भाई? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक भले ही बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी हिंदू धर्म के साथ साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो अभिलेख वगैरह लिखाया है सब में देव नाम परदेशी का शब्द जोड़ा है। इससे पता चलता है कि उनको हिंदू धर्म से भी लगाव था, कोई दिक्कत नहीं था उनको। ये क्या हो गया? चलो चलो आगे देखते हैं। अशोक के 14 शिलालेख में
आदेश दिया है, अशोक का हम लोग शिलालेख पढ़ चुके हैं, उसमें 14 शिलालेख में आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को कोई भी नहीं सताएगा। उसके बाद अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को गया की 4 गुफा दान दे दिया। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वो आजीवक संप्रदाय के प्रति भी उतनी ही निष्ठा रखता था जितने की हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर अन्य धर्म के प्रति रखता था। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण क्या हुआ न ब्राह्मणों की आय में बहुत ही कमी आ गई। अब कोई यज्ञ ही नहीं करेगा तो ब्राह्मण को बुलाएगा कौन, कोई कर्मकांड ही नहीं करेगा तो ब्राह्मण को बुलाएगा कौन, ब्राह्मण आएगा नहीं तो आय की कमी होना एकदम आश्चर्य बात, निश्चित बात है। अगला देखते हैं, मौर्य काल में दास का प्रचलन था। क्वेश्चन यहाँ से आया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। था कि मौर्य काल में दास का प्रचलन नहीं था, और इस तरह करके 4 स्टेटमेंट था, क्वेश्चन हम लाके चिपका देंगे कभी न कभी। अब इस समय यानी मौर्य काल के समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। सोचो कि उस समय के लोग कितने डेवलप थे या फिर कितने अच्छे थे, जो स्त्रियों के प्रति भी अच्छी निष्ठा रखते थे। अभी अगर यदि कोई पूर्ण विवाह करने खोजेगा तो बहुत ही लालछन लगाया जाता है, लेकिन पहले जो है पूर्ण विवाह का भी अधिकार मिलता था। इस समय जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उसको छंद कहा जाता था, और अभी जो है अभी अजीब नजर से देखा जाता है, या फिर वासिनी कहा जाता था, छंद वासिनी कहा जाता था। उसके बाद स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूप जीवा कहलाती। आजकल कितने गंदे वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनके कार्य का देखरेख गणिका अध्यक्ष करते थे। एक अध्यक्ष नियुक्त किया था, वो अध्यक्ष जो कोई भी वेश्यावृत्ति करती थी उसका कार्य का देखरेख करता था। भाई कितनी अच्छी व्यवस्था थी। और अभी तो इन लोग खुद से अपना काम करती है। उसके बाद इनके चलते ही बहुत सारे रेफिट्स जो है वो कम हुआ है। चलो, और इसको पहले क्या कहा जाता था भाई, तो रूप जीवा कहा जाता था। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था। इस समय तालक को मोक्ष कहा जाता था। इस समय वंश में प्रथम बार लोगों को जन्म या मृत्यु का पंजीकरण करने का कार्य संपन्न हुआ। इस काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना स्तंभ है। मतलब इस काल में जो सबसे अच्छा बना है कोई चीज तो वो क्या है भाई, स्तंभ है। इस काल में पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया है। मौर्य काल में जो है पाटलिपुत्र को विश्व की रानी, नगरों की रानी कहा गया है। इस समय महिला मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। महिला नहीं, महल किसका बना हुआ था भाई, तो लकड़ी का बना हुआ था। इस समय के लोग भिन्न भिन्न धर्मों जैसे धर्म अपनाने का स्वतंत्रता था। अभी बताएं कि अशोक हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गया था। आजीवक संप्रदाय को गया में 4 गुफा दिया था दान में। इस काल का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई वर्ष से आरंभ होता था। इस काल में भाई तो मौर्य काल का। आगे देखते हैं प्रशासनिक ढांचा। क्या देखेंगे भाई, प्रशासनिक ढांचा। तो मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, उसके नीचे होता था युवराज का। प्राप्त का शासन प्रांतपाल के पास था। प्रांत का शासन किसके पास था, तो प्रांतपाल के पास था। विषय यानी जिला विषयपति के नियंत्रण में रहता था। 10 गांवों का क्षेत्र मलिका या फिर गोस होता था। जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामीण यानी वहाँ के लोग को क्या कहा जाता था, मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। इस समय न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी भाई, 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई। प्रांतों की संख्या अशोक के समय कितनी हो गई, 5 हो गई, जो निम्नलिखित है। क्या क्या है भाई, देखते हैं थोड़ा सा प्रांत की संख्या।
देखो 1 2 3 4 5, ये किसके समय है? तो अशोक के समय। अशोककालीन मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत। कलिंग, पहला क्या है भाई? कलिंग। राजधानी तोसाली या फिर धौली। प्रमुख स्थल कलिंग। दूसरा है अवंती राष्ट्र उज्जैनी, इसकी राजधानी उज्जैनी। क्षेत्र तो मालवा, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़। उसके बाद प्राची, यानी इसी को कहा गया है पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र। उत्तरापथ, इसको तक्षशिला, इसकी राजधानी उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला। इसका क्षेत्र तो पंजाब, कंबोज, कश्मीर और अफगानिस्तान। उसके बाद दक्षिणापोत की बात करें तो इसकी राजधानी हुआ करती थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। और क्षेत्र था आपका विंध्य के दक्षिणी क्षेत्र, विंध्य के दक्षिणी क्षेत्र। ये हो गया विंध्य, और इसका जो नीचे वाला एरिया हो गया आपका दक्षिणापथ कहा जाता था। इसकी राजधानी स्वर्णगिरी हुआ करती थी। चलो आगे देखते हैं। इस समय प्रांतों को चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था भाई? तो चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या फिर आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। प्रांतों के विभिन्न या फिर प्रांतों के विभाजन के विषय में होता था, विषय में होता था। प्रांतों के विभाजन विषय में होता था, जो विषयपति के अधीन होता था। श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, लेकिन श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं आया। श्रीलंका जो है अशोक के अधीन कभी नहीं आया। अशोक ने अपनी पुत्री और पुत्र को कहाँ भेजा था भाई? श्रीलंका के दरबार में भेजा था। किसके लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। तो 232 ईसा पूर्व में यानी बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 बीसी में हुई। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई। 2 क्वेश्चन निपट गया। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। आ गया तीसरा क्वेश्चन कि अशोक की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र पर कौन गद्दी संभाला? तो कुणाल ने संभाला। अशोक के पुत्र दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उसने देव नाम प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया। कौन? तो आपका इसका पुत्र दशरथ। तथा आजीवक संप्रदायों के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण भी कराया था। चलो आगे देखते हैं। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। अशोक या फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो एक कमजोर अयोग्य शासक था, कमजोर और अयोग्य शासक था। इसके शासन काल में कलिंग राजा खारवेल ने कलिंग को मगध से अलग कर दिया। यही कलिंग है जिसको अशोक के पिताजी अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और कहा जाता है कि हाथियों के लिए कलिंग पर आक्रमण हुआ था। और यही युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना युद्ध नीति को त्याग दिया था। तो जब आया इसका बेटा के शासनकाल बृहद्रथ का, तो इसके समय कलिंग का राजा था खारवेल। कौन था भाई? खारवेल। और खारवेल ने क्या किया? तो कलिंग को मगध से अलग कर लिया। ये रहा, देखो मैप बना के सिखाते हैं। ये रहा आपका मैप। ये रहा आपका मैप। ये रहा आपका मगध और ये रहा आपका कलिंग। तो यहाँ के राजा थे खारवेल। जब मगध का राजा हुआ बृहद्रथ, तो कलिंग यहाँ के राजा खारवेल ने मगध से इसको अलग कर दिया। अब ये रह गया मगध, ये रह गया कलिंग, अलग क्षेत्र बन गया। चलो, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का सेनापति कौन था भाई? तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसी का सेनापति कौन था? तो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश का स्थापना कर दिया। शुंग वंश का स्थापना कर दिया। अब हम लोग को मौर्य वंश खत्म हो गया भाई, मौर्य वंश खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मौर्य वंश के जगह में? शुंग वंश। शुंग वंश, तो शुंग वंश के संस्थापक क्वेश्चन आएगा
शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग। कौन है भाई? पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पे आपका आ गया पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। चलो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे मगध राज्य। तो मगध में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। पहला है आपका बृहद्रथ। पहला क्या भाई? बृहद्रथ। इनका अथी तो लिखना पड़ेगा ना, इसका वंश तो लिखना पड़ेगा। तो पहला है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक, तो हर्यक वंश के शासक कौन कौन है? बिंबिसार। कौन है भाई? बिंबिसार। दूसरा वंश हम लोग पढ़े हैं, तो हर्यक के बाद क्या पढ़े? तो ट्रिक बनाए थे, हसीन, मशुक और शाह। हसीन, मशुक, शाह। तो हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश। दूसरा क्या देखें? तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा देखें नंद वंश। तीसरा क्या देखें भाई? तो नंद वंश देखें। चौथा क्या देखें? चौथा देखें हम लोग मौर्य वंश, मौर्य वंश। अब पांचवा क्या देखना है? तो पांचवा देखना है मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। क्या देखना है? तो शुंग वंश देखना है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद कण्व वंश और सातवाहन, और दो बचल बाद खत्म। पूरा हिस्ट्री का ये वाला पार्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि मौर्य वंश का पतन आखिर हुआ कैसे, किस कारणों से मौर्य वंश का पतन हुआ। अगर यदि मौर्य शासक अशोक अगर रहता, तो हमको नहीं लग रहा है कि मौर्य काल इतना जल्दी खत्म होता। मौर्य को भी और पढ़ना था, अगर यदि अशोक ने युद्ध नीति को ना छोड़ता तो। देखते हैं मौर्य वंश के पतन के कारण। तो अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, देखो सबसे बड़ा कारण लिखा है सबसे पहले में। अशोक ने जब युद्ध नीति को त्याग दिया, अशोक ने जब अपने आप को बदल दिया, तब उसके साम्राज्य का भी दहन हो गया। इसीलिए आप लोग भी क्या करना है? अपने आप को कभी नहीं बदलना है। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना, देख रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रति। भाई ठीक है, हम धर्म को मानते हैं, लेकिन इतना थोड़ी झुक जाएंगे, सब धन दुलट सब लुटा देंगे एकदम भगवान के प्रति ही। देखो ये लुटाया, चौपट हो गया इसका पूरा साम्राज्य। इसीलिए बोलते हैं ये भी कि धर्म को मानो, भगवान को मानो, लेकिन उतने काम भरते। चलो आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना ना दान दिया कि आर्थिक संकट आ गया। ले भाई, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण था उत्तराधिकारी का योग्य होना। अगर तुम्हारा उत्तराधिकारी सही होगा तो देश को, राज्य को, साम्राज्य को चला ले जाएगा। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अभी भारत में भी इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि भाई हमको लग रहा है भारत का पतन होना तय है। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ यानी जुलाई महीने से होता था। आषाढ़ महीने से शुरुआत होता था। यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोग देखें किस तरह मौर्य समाज का विनाश हो गया, किसके कारण? तो अधिकारी सब लिप्त हो गए हैं भ्रष्टाचार में। भारत का भी विनाश होना तय है, क्योंकि अधिकारी सब लिप्त हो गए हैं भ्रष्टाचार में। उसके बाद यहाँ का उत्तराधिकारी इतना सही नहीं है, बुढ़ो चला नहीं पा रहे हैं सही से, विरोध होते जा रहा है। उसके बाद और क्या है भाई? धर्म के प्रति मोदी जी अधिक झुक जा रहे हैं। कभी कभी राम मंदिर बना दे रहे हैं, कभी कृष्ण मंदिर बना दे रहे हैं, कभी कुछ न कभी कुछ करते रहते हैं। तो हमको लग रहा है इसके अकॉर्डिंग कि भारत का भी विनाश तय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग को पढ़ना है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर खत्म पूरा मगध साम्राज्य खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हमारे मुस्लिम शक। चलो पहले बुक आएगा, उसके बाद अभी लेट है थोड़ा सा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए आप लोग।